नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी बीएड की महामैराथन क्लास में। यूपी बीएड की महामैराथन क्लास में ये पेपर 4 का क्लास है, जो कि समावेशी शिक्षा की क्लास है। मूल्य और शांति शिक्षा की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। तो जो भी मूल्य और शांति शिक्षा को लिए हैं वो शाम को 7 बजे जो है उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और अभी जो है हमारी क्लास समावेशी शिक्षा की है। जितने भी स्टूडेंट समावेशी शिक्षा को लिए हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ पूरा कंसेप्ट समावेशी शिक्षा का डिस्कस करने वाला हूं। ओवरऑल वीडियो और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो भी साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी क्लास को शेयर नहीं किया प्लीज़ सभी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। बज गए हैं दोपहर के 12 और आज है 20 मार्च 2022। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि 20 मार्च 2022 को दोपहर 12 बजे मैं आप सभी के लिए समावेशी शिक्षा की महामैराथन क्लासेस ला रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है रामबाण साबित होने वाली हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं वो नए पैटर्न पर आधारित और पिछले साल के प्रश्नों पर आधारित क्लास है। तो ओवरऑल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके रिस्पांस को जानना चाहते हैं तो इससे पहले की क्लासेस जो कि महामैराथन क्लासेस थी उनके माध्यम से इन क्लासेस के रिस्पांस को जान सकते हैं, जिनमें आप जाके देखेंगे कि नीचे कमेंट्स पड़े हुए हैं कि कैसे ये क्लासेस बहुत सारी जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो साथियों जो है आपको मेहनत करनी है और अच्छे मार्क को जो है अचीव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। बहुत बेहतरीन क्लास, एक ऐसी क्लास जो कि आप सुनते चले आ रहे हैं, जो कि अपने लाइफ में आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा जो कि विशिष्ट बच्चे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए वो विकलांग बच्चे होते हैं, जैसे वो आँख से विकलांग हैं, पैर से विकलांग हैं या सुनने में असमर्थ हैं। ऐसे ही बच्चों को एक शिक्षा दी जाती है जो कि समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा पे आज चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन जो है ये शिक्षा होती है, बहुत बेहतरीन आपका सिलेबस है, चैप्टर है, और इस शिक्षा को पढ़ने पे आपको जो है कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। तो ये आपको जो है टेट में आपको फ़ायदा देगा। आप जब भी टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ये आपका सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे टीचिंग का उनमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए आप डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, और इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन आपको लघु में देखने को मिलेगा या तो वेरी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो है आप अच्छे से इस जो है टॉपिक को देख के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो एक ऐसी शिक्षा जो कि एक विशिष्ट बालक को दी जाती है। विशिष्ट बालक का तात्पर्य क्या है यहाँ कि बालक जो हो वो विकलांग हो, या उसमें कोई भी अपंगता हो, या कोई भी उसके अंदर जो है रोग हो, या किसी भी चीज़ से वो ग्रसित हो, वो बालक आपका विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें विशिष्ट बालक जो होता है वो शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक तौर पे जो है वो असमर्थ हो सकता है। तो साथियों मैं आप सभी के जो कमेंट्स नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि क्लास आप सभी की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता क्लास में कोई भी डिस्कशन हो, और बेहतरीन ढंग से आपको जो है क्लास समझ में आए। और इस क्लास को 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं तो आप पूरा समावेशी शिक्षा को सीख जाएंगे। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो कि इस क्लास से आपका बाहर चला जाएगा। ओवरऑल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया हुआ सभी क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपी बीएड की स्टूडेंट हैं सभी की
पास जो है क्लास को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे, और इसी शिक्षा को जो है विशिष्ट शिक्षा भी कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? एक विशेष व्यक्ति को दी जाने वाली शिक्षा, सामान्य के लिए नहीं। मतलब ये जो सामान्य लोगों के लिए शिक्षा नहीं होती है, ये शिक्षा किसी विशिष्ट पर्सन के लिए होती है। या तो वो शारीरिक तौर पे विशिष्ट हो सकता है, या तो मानसिक तौर पे विशिष्ट हो सकता है, या तो वो बौद्धिक तौर पे विशिष्ट हो सकता है। उसी शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके लिए ही एक विशिष्ट शिक्षा जो है आपकी आयोजित है, और ये जो है सामान्य बच्चों के लिए नहीं होती है, बल्कि ये विशेष बच्चों के लिए ही होती है। चलिए अब अगर इसकी प्राचीन काल में बात करें समावेशी शिक्षा की, तो प्राचीन काल में कुछ इस तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा थी इस प्रकार से दी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा, जो क्षत्रिय थे प्राचीन काल में, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, और उसके बाद वैश्य थे, आपने देखा होगा ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, इन सभी को जो है विशिष्ट शिक्षाएं दी जाती थी। जो क्षत्रिय वर्ग था उसे जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। जो ब्राह्मण वर्ग था उसे जो है धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी, और जो वैश्य वर्ग था उसे जो है रोजगार की शिक्षा दी जाती थी। उसी प्रकार जो शूद्र वर्ग था उसे जो है सेवा करने वाली शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से जो शिक्षा का विभाजन था वही आज के तौर पे जो है समावेशी शिक्षा के तौर पे जो है उभर के आ रहा है, जो कि विशिष्ट लोगों को जो है ये शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक तौर पे अलग होते हैं, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक तौर पे अपंग होते हैं। चलिए अब अर्थ की बात करते हैं। विशिष्ट छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूल वातावरण में दी जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी विशिष्ट बालक होते हैं साथियों, उन्हें क्या है कि उनको जो है एक सार्थक शिक्षा एक अनुकूल वातावरण में, एक अच्छे वातावरण, एक अच्छे माहौल में जो है दी जाती है। वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा के विकास में कदम। आखिर समावेशी शिक्षा के विकास में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? तो निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना, कार्यशील बच्चे बनाना, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को शिक्षा देना, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देना, रोगों से प्रभावित बच्चों को शिक्षा देना, ये जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विकास में जो है कदम है। क्या है? जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जिन्हें मतलब शिक्षा पाने में बहुत कठिनाई हो रही है, उनको शिक्षा प्रदान करना, कार्यशील बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ सड़कों पे पाए जाने वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और रोगों से प्रभावित बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करना, इसके विकास में जो है महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में। समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने मत जो हैं दिए हैं। उनमें से स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार उन्होंने कहा, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ जो है वो बाधित व सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह सामान्य अवसर मनोविज्ञान पर आधारित है। तो सभी को जो है गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 22 तारीख को, उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है सभी प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी आपका मतलब ये अगर आप यूपी बीएड कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टीफन और ब्लैकहार्ट के अनुसार उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, समावेशी शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ जो है बाधित बालकों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। ये सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है, जो व्यक्तिगत योजना द्वारा जो है उपयुक्त सामाजिक और मानवीकरण अधिगम को जो है बढ़ावा देता है। चलिए आगे बात करते हैं एरसेल के अनुसार। एरसेल एक शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति,
चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार, धर्म से संबंधित होता है। यही चीज़ हमने आपसे बताई कि एरसेल ने वही कहा कि जो शिक्षा है आपकी समावेशी शिक्षा वो योग्यता, प्रजाति, जाति, चिंता स्तर, सामाजिक स्तर, विकलांगता आदि पर आधारित होती है। इसके बाद है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो समावेशी शिक्षा थी वो समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह जो है परिभाषित किया जाता है। तो पहले क्या था, पहले हमने आपको बताया कि भाई जो प्राचीन काल में जो थे ब्राह्मण और क्षत्रियों को जो विशेष शिक्षाएं दी जाती थी, उसी प्रकार से आज के तौर पे जो शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जो समावेशी शिक्षा है वो एक आधुनिक सोच की तरह है, जो कि शिक्षा को अपने समेटे हुए है दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठाने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे जो है समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आखिर समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कुछ विशेषताएं उनकी निम्न हैं, जिनमें समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत क्या है कि शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य बालक के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों में कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कृत के विरोधी व्यवहार के समाधान, मतलब ऐसा समझिए इसकी विशेषताओं में कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इनकी विशेषताओं को, कि जो भी आपके विशिष्ट बालक होते हैं, जो भी मतलब किसी रोग से या अपंग होते हैं, उन्हें जो है सामान्य बालकों के साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अपंग बालकों को कुछ अधिक जो है सहायता प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से समावेशी शिक्षा जो है अपंग बालकों की पृथक्कृत और विरोधी व्यवहार में समाधान है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ सभी क्लासेज और यूपी बीएड से रिलेटेड सभी PDF आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करिएगा जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट, और आप वहां से जाके जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको जो है इसकी PDF साथ ही साथ बहुत सारी PDF आपको वहां मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि आखिर जो समावेशी शिक्षा का महत्व है वो कहाँ कहाँ है। तो समावेशी शिक्षा की महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले शारीरिक दोषमुक्त विभिन्न बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना और निर्धारण करना पहला महत्व है। इसके बाद शारीरिक दोष की दशा को बढ़ने से पहले ही वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों, उनकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना और बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। मतलब जो भी है, मान लीजिए कोई बालक जो है किसी रोग से ग्रसित है तो उसे जो है उस रोग को बढ़ने से पहले ही उसकी रोकथाम करना और उसे जो है शिक्षा प्रदान करना आपका महत्व हो सकता है। इसके बाद शारीरिक रूप से विकृत बालकों को पुनर्वास कराया जाना, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों को शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों को शिक्षण समस्याओं की जो है जानकारी प्रदान करना, सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना, ये इसके महत्व हो सकते हैं। इसके बाद बालकों में असमर्थताओं का पता लगाना और उनका निवारण का प्रयास करना। मतलब ओवरऑल यहाँ इंपॉर्टेंस की बात की जाती है समावेशी शिक्षा की, तो पहला है कि उनके अंदर जो भी दोष हों, जो भी उनके अंदर जो है अपंगता हो या फिर जो भी उनके अंदर गंभीर स्थिति हो, उसकी पहचान करना और सुधार करना, और उसकी सुधार में जो भी कार्य किए जाते हैं वही इसके महत्व कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समावेशी शिक्षा में जो सामाजिक भेदभाव दूर करने के उपाय। मतलब जो समाज में भेदभाव हैं, समावेशी शिक्षा को लेकर जो भी विशिष्ट बालकों को लेकर उन भेदभाव को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सभी धर्म, जाति, संस्कृति के लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन निम्न जाति के लोगों को शिक्षा के प्रति अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें सभी धर्म, जाति और संस्कृतियों को जो है, संस्कृत के लोगों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन जो है जो निम्न वर्ग की, जो निम्न
जाति के लोग हैं उनको जो है शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहन देना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। इसके बाद है छुआछूत एवं भेदभाव जैसी भावनाओं को फैलाने वाले लोगों के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए। सभी व्यक्ति जो है ईश्वर की संतानें हैं, इस प्रकार की भावना को जो है संसार में जो है अपने समाज में जो है प्रचार किया जाना चाहिए। मतलब जो है छुआछूत वाली भावना जो है उसे दूर करके जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। इन सब से जो है दूर जो है एक सभ्य समाज के लिए जो है जागरूक करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक जनजातियों के लोगों को सभी धर्मों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। स्वस्थ परंपराओं के विकास पर बल देना चाहिए। तो स्वस्थ परंपराओं के विकास पर जो है बल देने से जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धार्मिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रचार संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब जागरूकता संबंधी जो है आपको कई सारे कार्यक्रम जो है करवाने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता हो और इस शिक्षा को जो है बढ़ावा मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है, अतः समाज में स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए जाएं। बिल्कुल सही, यहाँ समान अधिकार जो है स्त्री पुरुषों को जो है प्रदान किए जाएं। इसके लिए जो है अभी बहुत सारी शैक्षिक शैक्षिक संगठन वो चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम जो भी हैं सरकार के द्वारा इसके लिए चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो है भारत सरकार व अन्य देश भी जो है इसमें बहुत सारा सहयोग भी कर रहे हैं। इसके बाद है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की भौतिक संसाधनों से संपन्न बनाए जाएं ताकि लोगों में शहरीकरण की बढ़ती हुई भावना को समाप्त किया जा सके। मतलब लोगों की जो मानसिकता है, पिछड़ी मानसिकता, उसे जो है कम किया जा सके और जो है उनमें जागरूकता लाई जा सके और शिक्षा के प्रति उन्हें जो है जागरूक किया जा सके। इसके बाद समाज में जाति धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले लोगों को दमन किया जा सके, जिससे समाज में एकता बनी रहे। जितने भी लोग जो है समाज में जो है धर्म के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं उन्हें जो है कठोर दंड दिया जाए। इसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए, जिससे कि जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद बात करते हैं समाज में नैतिक मूल्य। समाज में नैतिक मूल्यों की बात की जाए, जैसे सत्य, अहिंसा, मानवता, परोपकार आदि का अधिक से अधिक विकास किया जाए, जिससे समाज की उन्नति हो सके। तो समाज के जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उन नैतिक मूल्यों में सत्य, अहिंसा, मानवता और परोपकार आदि को जो है उपयुक्त रूप से समाज में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जो है शिक्षा के स्तर में जो है सुधार हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक भेदभाव की। कुछ ये आपकी थे सामाजिक भेदभाव। अभी तक हमने ऊपर समझा कि आखिर समावेशी शिक्षा में जो सामाजिक भेदभाव थे वो किस प्रकार से हो सकते थे और उनके उपाय क्या हो सकते थे। अब आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक भेदभाव, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। वर्तमान में भी भारतीय समाज में साथियों आर्थिक विषमताएं जो हैं विद्यमान हैं। आर्थिक रूप से लोग जो हैं अभी आर्थिक समस्या से जो लोग हैं जूझ रहे हैं। इसके बाद आर्थिक विषमताओं की परिणाम स्वरूप भारतीय समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या है भाई, उनके पास जो है धन, आर्थिक स्थिति उनकी सही होती है, और श्रमिक वर्ग जो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर होती है। इसके लिए जो है सरकार जो है बहुत सारे कदम उठा रही है। साथ ही साथ सरकार बहुत सारी योजनाओं के थ्रू जो है लोगों से शिक्षा को जो है जोड़ रही है लोगों में जो है जागरूकता उत्पन्न कर रही है कि वो शिक्षा के प्रति जो है जागरूक हो और जो है आगे बढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहला है मानवीय विकास पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों द्वारा आर्थिक विषमताओं को आसानी से समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव है उन क्षेत्रों में सरकार की संसाधन की पूर्ति करनी चाहिए, जिससे वहाँ आर्थिक विकास हो सके। जिन लोगों के पास भूमि का अभाव है उन लोगों को सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो श्रमिक
आर्थिक स्तर के मतलब उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। जैसे जो भी श्रमिक वर्ग है उनके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो इसके लिए सरकार जो है कदम उठाए और साथ ही साथ उन्हें जो है कुछ ज़मीन मुहैया कराए और साथ ही साथ उनके आवास का भी प्रबंध करे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद जो है वो शिक्षा के प्रति जो है जागरूक होंगे और शिक्षा की ओर जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जिन लोगों के पास भूमि का अभाव हो उन्हें सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जाए। श्रमिकों को उनकी श्रम का उचित धन जो है प्रदान किया जाए, मतलब जो श्रमिक वर्ग है उनकी जो मजदूरी है वो उन्हें उचित तौर पे मिले, जिससे क्या है वो आर्थिक शोषण उनका न हो सके, साथ ही साथ वो आर्थिक स्तर पे उनका सुधार हो सके। इसके बाद बात करते हैं भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक मेन फैक्टर आपकी जनसंख्या वृद्धि भी है। तो जनसंख्या वृद्धि पर जो है सरकार को कदम उठाए, अच्छी जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ी रोक लगाई जाए, जिससे क्या है कि वो भी एक जो है आर्थिक स्थिति का फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ आर्थिक स्थिति की फैक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए एक कोई श्रमिक वर्ग है, एक श्रमिक का परिवार है और वो उसमें एक लोग जो है कमाने वाले हैं, वो जाके बाहर जो है मजदूरी करता है, कमाता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर वहाँ उनके यहाँ जो जनसंख्या कम होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो खर्च ज़्यादा होगा। जब खर्च ज़्यादा होगा तो आर्थिक स्थिति में जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जो है आर्थिक स्थिति को सुधार करने के कुछ उपाय हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। आखिर बच्चों के लिए ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कैसे इम्पोर्टेंस रखती है, कि चलिए वो जानते हैं हम लोग। तो साथियों सभी के मैं कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए भाई जो है लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट करिए, क्लास अगर ख़राब लगी, कोई भी एरर समझ में आए फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगली क्लासेज में जो है मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है सभी क्लास को लाइक कर दें। साथ ही साथ जो जितने भी साथी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि हर लेटेस्ट वीडियो, हर लेटेस्ट जो है क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात करते हैं बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। कभी कभी साथियों हम लोग सोचते हैं कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल अलग अलग करके हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं, परंतु अब यह सोचा जाने लगा है कि हम उन्हें प्रारंभ से मुख्य धारा के अलग करके साथ ही अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का विचार सामने आया। इसके समर्थकों का कहना है सब बच्चों को हर क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके समान अधिकारों को दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित ना किया जा सके, इसके लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। तो चलिए साफ तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो भी बच्चे मान लीजिए पैर से कोई मान लीजिए विकलांग है तो क्या उसे स्पोर्ट की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने या अन्य देशों ने भी पैरा ओलंपिक्स होता है। पैरा ओलंपिक्स जो होता है वो समावेशी शिक्षा को ही बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जितने भी लोग विकलांग होते हैं उन्हें जो है स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए और उनमें जो है एक नई चेतना को जागृत करने के लिए ये जो है गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जो कि कई देशों द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। लोकतंत्र सब व्यक्तियों को समान आदर करता है। यह समानता, स्वतंत्रता, भ्रामित हामी लोकतांत्रिक दृष्टि से समावेशी शिक्षा परम आवश्यक है। तो मतलब लोकतंत्र का भी मतलब यही हुआ भैया, सभी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और उनमें फैली जो भ्रांतियां हैं उन्हें जो है उनसे परे होकर जो है उनका अधिकार और उन्हें शिक्षा जो है समान तौर पर प्रदान की जाए। इसके लिए जो है
है सरकार द्वारा जो अहम कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग कर उसे समाज का मुख्य धारा से अलग करना, उसके साथ सरासर अन्याय करना है। मतलब कोई भी बालक जैसे विशिष्ट है तो उसे आप जो है समाज के जो सामान्य बालक है उनसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अलग करेंगे तो उनमें जो है भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी और जो है समाज में भेदभाव की भावना उत्पन्न होने से क्या है कि वहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो गिरेगा। इसीलिए जो है समावेशी शिक्षा का जो है उद्गम किया गया है कि कोई भी भेदभाव जो है विशिष्ट बच्चों या सामान्य बच्चों में ना किया जा सके। इसके बाद बात करें आगे तो बच्चों का विकास वास्तविक परिस्थितियों में किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ने व सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, उन्हें वास्तविक सामाजिक परिवर्तन पर्यावरण मिलता है। इसी दृष्टि से आज समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो मतलब समावेशी शिक्षा क्या है कि विशिष्ट बच्चे जो हैं वो सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनमें मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो। इसीलिए जो है समावेशी शिक्षा आज के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम जानते हैं कि अपने वास्तविक रूप में समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो समाज में जो विशिष्ट पर्सन है और जो सामान्य पर्सन है सभी एक साथ रहते हैं। वास्तविक भावी जीवन के लिए तैयार करने के लिए समावेशी शिक्षा अति आवश्यक है। मतलब जो आगे का जीवन है फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए उन्हें जो समावेशी शिक्षा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्भव व विकास को रेखांकित कीजिए। आखिर समावेशी शिक्षा का उद्भव और विकास कैसे होता है और कब होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए समावेशी शिक्षा का उद्भव और विकास की बात की जाए तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये भी क्वेश्चन आपसे जो है लघु में पूछा जा सकता है। तो आपको जो है मार्क करके रखना है और साथ ही साथ अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप कि जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, इत्तिला कर दीजिएगा। उससे क्या है कि आपका मैं डाउट्स ले पाऊँगा, सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं उन्हें मैं क्लियर करने का भी प्रयास करूँगा। चलिए बात करते हैं उद्भव और विकास की। आखिर समावेशी शिक्षा का जो उद्भव हो वो कहाँ से होता है, तो प्राचीन सभ्यता पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि जो शारीरिक रूप से बाधित बालक थी उनकी हत्या कर दी जाती। प्राचीन में काल में क्या होता था, भाई जो शारीरिक रूप से बाधित बालक थी उनकी हत्या कर दी जाती थी या उन्हें समाज में कलंक की दृष्टि से जो है देखा जाता था, उन्हें नगण्य समझा जाता था। 19वीं शताब्दी के पहले अपंग बालकों को स्वीकार न करना, दयालुता से देखभाल करना तथा शिक्षा के प्रति जो है पृथकीकरण के संकेत मिलते हैं। मतलब 19वीं शताब्दी थी उसके पहले जो है जितने भी विशिष्ट बालक थे शारीरिक रूप से बाधित बालक से उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, साथ ही साथ उन्हें जो है एक नगण्य समझा जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में जब प्रवेश इसका कब हुआ तो बालकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के संबंध में जो है शिक्षकों के संबंध में उनकी प्रवृत्ति, रुचि, इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान ने वस्तुतः मनोविज्ञान के तथ्यों की खोज की प्रेरणा की। फलतः क्या हुआ साथियों कि जो समावेशी शिक्षा जो है वो विकास हुआ। मनोविज्ञान शिक्षा का विकास की अध्ययन मतलब जैसे ही मनोवैज्ञानिक शिक्षा का विकास हुआ उसी के बाद जो है आपकी समावेशी शिक्षा का विकास होना प्रारंभ हुआ। आज 20वीं शताब्दी तक के काल में इस दिशा में प्रगति हुई और अध्ययन करने के लिए प्रत्येक शताब्दी विवरण अलग अलग प्रस्तुत करना ठीक होगा। मतलब हर शताब्दी का जो है अलग अलग अपना विवरण है, हर शताब्दी का समावेशी शिक्षा का विकास हर शताब्दी में अलग अलग स्तर पर होता चला आ रहा है। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। समावेशी शिक्षा की 4 प्रक्रियाएँ होती हैं। देयर आर 4 मेथड ऑफ जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। पहली है आपकी सामान्यीकरण, दूसरी संस्था रहित शिक्षा, तीसरी शिक्षा की मुख्य धारा और चौथी समावेश। चलिए सामान्यीकरण की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जो कि
प्रतिभाशाली बालकों युवकों को जहाँ तक संभव हो सके सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करें। तो सामान्यीकरण का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उन सभी के लिए क्या है भाई कि जो है एक सामाजिक वातावरण जो है बन सके, उनमें कोई भी जो है डिफरेंस ना किया जा सके। जैसे क्या है कि कई बालकों की जो स्मृति होती है वो बहुत अधिक होती है, मतलब उनमें जो वो एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, वो क्लास सेकेंड में है लेकिन उसको क्लास फोर्थ की भी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई वो क्लास सेकेंड में उसे जो है क्लास फोर्थ के साथ शिक्षा आप प्रदान करेंगे या उसे कोई विशिष्ट शिक्षा प्रदान करेंगे भैया कि क्लास सेकेंड में है, इसको चीज़ें आ रही हैं तो इसको क्लास फिफ्थ की चीज़ें बताई जाएं। तो ऐसा तो है नहीं। वो भी बालक जो है सामान्य जो है लोगों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ ही बैठेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा की बात की जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों छात्रों की सीमाओं को समाप्त किया जाता है जो कि आवासीय विद्यालयों में ग्रहण करते हैं तथा उन्हें जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की मुख्य धारा। तो शिक्षा की मुख्य धारा की बात की जाए, मेन स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है। इस प्रकार वे शिक्षा के माध्यम से जो है आपस में संबंध रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं समावेश की, इंक्लूजन की। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रतिभाशाली बालक को प्रत्येक दशा में सामान्य कक्षा या कक्ष में रखा जाता है। तो प्रत्येक दशा में जो है सामान्य कक्षा या कक्ष में रखा जाता है तो वो हमारा समावेश कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। साथियों, समावेशी प्रणाली में जो बाधा, मतलब समावेशी शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन बाधाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। कौन कौन सी जो है कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। समावेशी विद्यालयों के स्थान पर विशिष्ट स्कूलों को अधिक बल देना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षकों को आवृत्ति विशिष्टता की ओर सकारात्मक होना चाहिए। कक्षागत स्थितियों में सामान्य बालकों पर शिक्षकों द्वारा अत्यधिक जोर देना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जागरूकता का न होना, सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत समावेशी वातावरण के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत समझदारी का अभाव होना, साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा आपसी मतभेद एक दूसरे के प्रति समावेशीकरण की प्रक्रिया में समायोजन न करना, शिक्षकों की प्रशिक्षण की योजना को समयानुसार परिष्कृत न कर पाना, शिक्षकों का प्रशासन संगठन द्वारा पूर्ण रूप से आपसी संबंध का न होना, शिक्षकों का विशिष्ट आवश्यकताओं वाले अभिभावकों के साथ कोई संबंध न होना, साथ ही साथ शिक्षकों का कक्षागत स्थितियों में सामान्य बालकों की प्रकृति में समावेशन के लिए परिवर्तन ना होना, सामान्य बालकों में विशिष्ट बालकों के लिए समानता का भावना ना होना। सभी पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो सभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या तो आप सर्च कर सकते हैं जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाने के बाद आपको जो है बहुत सारी पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी। शिक्षकों का कक्षागत स्थितियों में सामान्य बालकों की प्रकृति में समावेशन के लिए परिवर्तन न होना, सामान्य बालकों में विशिष्ट बालकों के लिए समानता की भावना न होना, समावेशन का आर्थिक रूप से प्रयोग न मानते हुए इसमें कोई रुचि का न होना, साथ ही साथ शिक्षकों का समावेशीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से सम्मिलित होना व इससे जबरदस्ती भार समझना। इसके बाद है शिक्षकों का समावेशी शिक्षा से संबंधित ज्ञान कौशल की वृद्धि में कोई रुचि का ना होना। ये आपके हो सकते हैं पॉइंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगला जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, एकीकृत शिक्षा जो होती है उसमें और समावेशी शिक्षा में क्या डिफरेंस है। समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है उससे हम लोग समझेंगे। समन्वित शिक्षा क्या होती है, क्या अंतर होता है। समन्वित शिक्षा
विशिष्ट व सामान्य बालकों के साथ साथ वह समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। तो समन्वित शिक्षा क्या होती है? जो विशिष्ट और सामान्य बालक हैं उन्हें साथ साथ वह समान रूप से जो है शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है जो समन्वित शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, वो क्या करती है? विशिष्ट और सामान्य जो बालक हैं उनको साथ साथ वो समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है, एक साथ और नॉर्मल रूप से जो है शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या करती है? जो प्रतिभाशाली और सामान्य बालक हैं उनको एक साथ पूर्ण समय में जो है शिक्षा प्रदान करती है। मतलब एक साथ उसी समय में जो है शिक्षा उन्हें प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला अंतर। समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है और जो समावेशी शिक्षा है पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। और ये जो है समानता के आधार पर आधारित है और ये क्या करती है? समावेशी शिक्षा आपकी पूर्ण समय पर आधारित होती है, पूर्ण समय पर जो है शिक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन और प्रगतिशील रूप है। जो विशिष्ट शिक्षा है उसी का एक नवीन और प्रगतिशील रूप है। और समावेशी शिक्षा क्या है? समानता के आधार पर है, मतलब इसमें भी आपकी समानता होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है पॉइंट आपका, समन्वित शिक्षा कम खर्चीली होती है जबकि समावेशी शिक्षा नए पुराने विचार दोनों के रूप में होती है और ये भी आपकी बहुत ही कम खर्चीली होती है। अब यहाँ देखेंगे समन्वित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है और लेकिन यहाँ समावेशी शिक्षा का जो आधार है वो आपका वैज्ञानिक आधार है। इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग और सामान्य बालकों को साथ साथ समान रूप प्रदान किया जाता है। मतलब समान रूप से जो शिक्षा प्रदान की जाती है। एकीकृत शिक्षा या समन्वित शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में क्या है? सभी को जो है अलग अलग जो है अच्छे से, जो भी आपके अपंग बालक हैं या किसी भी रोग से प्रभावित बालक हैं उनको जो है विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर। हौसलों से भी किसी, जो हौसले हैं साथियों वो किसी भी हकीम से कम नहीं होती, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो साथियों हौसले जो हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और वो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो है एक सारथी का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है समकालीन भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा। आखिर समकालीन जो भारतीय समाज है, आज के समय का जो भारतीय समाज है उसमें समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा रही है, क्या समावेशी शिक्षा के महत्व रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या रहा है, उसी को हम लोग समझेंगे। तो आपका प्रश्न बन सकता है समकालीन भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो समकालीन समाज में, जो भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सिद्धांत हैं उनका वर्णन यहाँ करने को कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या होते हैं उनको हम लोग समझते हैं। समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग साथियों दोनों के उद्देश्य जो हैं समान होते हैं। किसके किसके? जो सामान्य शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है। जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास करना, नागरिकता का विकास करना, समाज को पुनर्गठन करना, व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब ये सारे उद्देश्य जो हैं वो सामान्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों के लिए जो है समान होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों को माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना, बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना, शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं का सर्वप्रथम पहचान करना एवं उनका निवारण करना। इसके बाद है शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय करना और साथ ही साथ बालकों को सीखने संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो ध्यान रख के नई विधियों से उन्हें प्रशिक्षण देना। इसके बाद अगला पॉइंट है शारीरिक रूप से अक्षमता बालकों को जो है पुनर्वास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ शारीरिक रूप से विकृत जो भी बालक हैं उन्हें शिक्षण समस्याओं की जो है जानकारी
प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनमें जो है सुधार किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण या सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का जो मुख्यतः दृष्टिकोण या सिद्धांत रहा है वो है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। तो व्यक्तिगत रूप से भिन्नता का मतलब हुआ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वही भिन्नता आपकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। रंग रूप व्यक्तित्व आदि में पाई जाने वाली जो है आपकी भिन्नता वो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे पैतृक सहयोग प्रदान करना, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना भी अति आवश्यक है साथियों। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी जो है विशिष्ट छात्रों को जो है उचित समावेशी शिक्षा जो है प्रदान की जा सकती है। इसके बाद है भेदभाव रहित शिक्षा। तो शिक्षा को जो है भेदभाव रहित बनाना चाहिए। साथ ही साथ सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी चाहिए क्योंकि उनके आधार पर ही छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट, विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा। मतलब इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो विशिष्ट कार्यक्रम है किए जाने चाहिए। साथ ही साथ उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वातावरण की। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी भी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी भी विद्यालय व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होना चाहिए जो इन बालकों को जो है वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। मतलब सभी को समान शिक्षा देने, समान अवसर देने का जो है प्रावधान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अवरोधों की प्रकार। तो आखिर समावेशी शिक्षा कि क्या क्या अवरोध हो सकते हैं, उन्हें रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। आखिर उन्हें रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉइंट डाउन जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा में क्या क्या अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो पहला अवरोध जो उत्पन्न हो सकता है वो आपका व्यवहारात्मक अवरोध हो सकता है, सामाजिक अवरोध हो सकता है या शिक्षा संबंधी अवरोध हो सकता है। ये 3 प्रकार के अवरोध आपके उत्पन्न हो सकते हैं समावेशी शिक्षा की प्रगति में। पहले बात करते हैं व्यवहारिक अवरोध की। तो व्यवहारिकता की बात की जाती है जब भी व्यवहारिकता का दृष्टिकोणात्मक अवरोध से तात्पर्य यह है कि साथियों जो विशिष्ट बालक है वो सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार दिखाते हैं, जैसे कि बात बात पर चिल्लाना, अपने आप को अन्य बालकों से नीचा समझना। अन्य कई प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने अन्य बालकों को ऊंचा समझा जाता है। यह सोचते हैं कि हम सभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्हें ही व्यवहारात्मक अवरोध कहा जाता है। यह अवरोध प्रत्येक विशिष्ट बालक में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे श्रवण बाधित बालक है, उसमें ऊंचा सुनने के कारण वो अपने ही कई बातों को सही प्रकार से सुन नहीं पाते हैं। इसके अनुसार जो है व्यवहार में इनके जो है परिवर्तन होता है। इस प्रकार इन बच्चों की व्यवहारात्मक समस्या का उत्पन्न हो जाती है। मतलब व्यवहारात्मक समस्या आपने समझ लिया होगा कि मतलब किसी भी, मान लीजिए वो कोई भी है व्यक्ति अंधा है तो वो मतलब देख नहीं सकता, इस कारण से जो है वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तो उसे व्यवहारिकता के तौर पे लगेगा भाई मेरी आंखें नहीं हैं इसलिए मैं जो है नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो ये भी मुख्य अवरोध हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवधान की। सामाजिक जो समाज में फैली भेदभाव की कुरीतियाँ हैं उनसे दूर हटके जो है इस सामाजिक व्यवधान को दूर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म लेता है वहाँ मृत्यु उसकी होती है। इसीलिए ही अरस्तु ने कहा कि भैया एक सामाजिक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है, समाज को ही देख के आगे बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षिक अवरोध की। आखिर शिक्षा का अवरोध क्या होता है, शैक्षिक अवरोध। तो विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार के शैक्षिक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यह शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि प्रतिभाशाली बालकों की यदि सामान्य बालकों की कक्षाओं में शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक अवसादग्रस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की कक्षा में बिठा दिया जाए तो वह अपने व्यवहार में सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता। इस कारण इन बालकों में शैक्षिक व्यवधान की प्रवृत्तियां उत्पन्न
हो सकती हैं। तो मतलब कोई भी बालक बहुत तेज़ है पढ़ने में, उसे समान बालकों के साथ अगर आप बैठा देते हैं तो वो फिर वही चीज़ें पढ़ेगा, तो फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वही यहाँ कहा जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं व्यवधान को रोकने के उपाय। आखिर इस व्यवधान को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इन बालकों को जो है वर्गीकृत किया जाए। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा बालक किस श्रेणी का है, समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब जब तक बालक के जो है माइंड IQ लेवल आपको नहीं पता चलेगा, तब तक उसे समावेशी शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। इसके बाद जहाँ तक संभव हो इन बालकों को अलग अलग कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इन बालकों को समावेशी शिक्षा विधि के द्वारा ही दी जानी चाहिए। संप्रेषण की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को विकलांगता की समस्या से अवगत कराना चाहिए। जिस भी परिवार में शारीरिक मानसिक बाधित बालक हैं, उस परिवार में जो है सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। बाधित बालकों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। साथ ही साथ विकलांग बालकों हित लचीली शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही श्रवण जो बाधित बालक हैं, बधिर बालकों को उनकी बाधिता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं विशिष्ट मानसिक बालक जो हैं, उनकी मानसिकता के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही दृष्टि जो बाधित बालक हैं, उन्हें राष्ट्रीय संस्थान देहरादून कि भारतीय ब्रेल नामक लिपि द्वारा जो विकास किया गया है, इस पर विधि आधिकारिक प्रयोग में अंधों मतलब जो भी आपकी जो अंधों के लिए पढ़ाने की लिपि है, जिसे भारतीय ब्रेल नामक लिपि कहते हैं, उस लिपि का प्रयोग करके जो है दृष्टिबाधित जितने भी बालक हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर आपको लेके चलते हैं। ये थे 2 चैप्टर्स आपके। आई होप आपके चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ड्रॉप कर दीजिएगा, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बाद में दे दूंगा, क्योंकि क्लास आपकी बहुत लंबी होने वाली है। सो क्लास को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आप देखिए। क्लास को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद क्या होगा कि आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं इसकी PDF दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो इसका लिंक हमने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट। जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आप जाके चैनल को ज्वाइन करिएगा, और ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ की बहुत सारी PDFs आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस क्लास की भी PDF आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए दिव्यांग बालकों के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ कौन कौन सी हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। आखिर दिव्यांग बालकों के लिए कौन कौन सी राष्ट्रीय नीतियाँ या कौन कौन से राष्ट्रीय जो भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, सारा कुछ देखेंगे। दिव्यांगों व विकलांगों के लिए जो है राष्ट्रीय नीतियों में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IMP है, तो आप सभी जो है इसको देख के जाइएगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर राष्ट्रीय विकलांग नीति जो 2006 की थी, उसमें क्या प्रावधान थे, उनका उल्लेख देखते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय दिव्यांग विकलांग नीति 2006 नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006, ये नीति जो थी वो 2006 में पारित की गई थी। इसमें भारत में नियोग्य विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक, चिकित्साओं, प्रशिक्षणों प्रदान किए जाते हैं। ऐसे संस्थाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में निम्नलिखित प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा सबसे उपयोगी माध्यम है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया। अतः निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 26 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो है लगभग 55% विकलांग व्यक्ति अनपढ़ हैं। विकलांगता व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा की पद्धति मुख्य धारा में लाए जाने का आवश्यकता है। मतलब
जो प्रावधान है मुक्त शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का, वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और उसके बाद 2001 की बात की जाए तो जब 2001 में जनगणना हुई तब पाया गया कि 55%, 55% जो विकलांग व्यक्ति हैं वो सभी के सभी अनपढ़ हैं। और इसके बाद बात की जाए उन्हीं में समावेशी शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं को जो है शिक्षित करने के लिए जो है आगे की राष्ट्रीय नीतियाँ थी। चलिए, सरकार द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की बच्चों को 2010 तक जो है वर्ष 8 की प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 15 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग को विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा योजना IEDC के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उसमें कहा गया कि भाई 1 से 18 तक वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विकलांग बच्चे हैं, उन्हें जो है शिक्षा प्रदान की जाए। भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। तो जो जितने भी जो विकलांग छात्र हैं उन्हें जो है आगे की शिक्षा के लिए वो जो भारत सरकार है वो कई सारी जो छात्रवृत्तियां हैं वो प्रदान करती है। विकलांग व्यक्तियों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय, तकनीक संस्थाओं, उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। मतलब जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा में जो है सुधार के लिए कई सारी संस्थाएं हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं और भारत सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। सुविधा रहित तथा अन्य सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थाओं को अनुकूल बनाकर संस्था को शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों, विकलांगों व्यक्तियों में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए तकनीक, व्यावसायिक सुविधा का प्रोत्साहन किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहन किया जाता है। मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो तो जो है प्रमोट कर ही रही हैं समावेशी शिक्षा को, साथ ही साथ गैर सरकारी संस्था जो कि प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, जो कि एजुकेशन के सेक्टर में हैं, तो वो सभी जो है इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। राज्य सरकार स्वायत्त निकायों, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला IEDC योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकों, स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, विकलांगों के लिए रीडर, हॉस्टल भत्ता, अनुदेशन सामग्री उत्पादन, अन्य सामान प्रशिक्षण आदि विभिन्न सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मतलब राज्य सरकारों द्वारा उनकी पढ़ाई के लिए रहने का खर्च और पढ़ने का खर्च, साथ ही साथ कई सारे बुक्स, स्टेशनरी और लाइब्रेरी का चार्ज सभी जो है राज्य सरकारें जो हैं वहन कर रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आपका जो प्रश्न आने वाला है वो है राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 के लिए किस प्रकार समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता है। जो 2006 की राष्ट्रीय विकलांगता नीति थी वो समावेशी शिक्षा को किस प्रकार से जो प्रभावित करती है वही इससे हम लोग समझते हैं। 2006 में इस नीति को जो है लाया गया था, राष्ट्रीय विकलांग नीति को, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। विकलांग बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अनेक विकलांग बच्चे को समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते, वे जो हैं विशेष स्कूलों में शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेंगी। विशेष स्कूल मुख्य धारा की समावेशी शिक्षा में ही शामिल होने के लिए विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी तथा इसके बाद उनका आवश्यक उपचार किया जाएगा ताकि वे समावेशी शिक्षा में भाग ले सकें। साथ ही साथ मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्विकास केंद्रों से शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके बाद है सभी स्कूलों को सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त बनाया जाएगा ताकि बच्चों को इन स्कूलों को तक पहुंच सकें। साथ ही साथ शिक्षण का माध्यम तथा उसकी पद्धति को सामान्य और बाधित बच्चों को अनुकूल बनाया जाएगा ताकि सभी बच्चों को शैक्षिक विकास जो है संभव हो सके। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF साथ ही साथ सभी महामैराथन क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया जाएगा, उनका विस्तार देश के अन्य भागों में किया जाएगा। मतलब कि जो भी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हैं वो जो शैक्षिक संगठन के द्वारा हो या संस्था के द्वारा हो या किसी भी कार्यक्रम के थ्रू हो, तो वो जागरूकता कार्यक्रम जो है देश में चलाए जाएंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा जो होंगे
मान्यता प्राप्त होंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं विकलांग व्यक्ति द्वारा आपसी बातचीत के लिए सांकेतिक भाषा, वैकल्पिक व आवृत्ति संबंधी संप्रेषण माध्यमों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इनका मानवीकरण किया जाएगा, इन्हें लोकप्रिय भी बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है विद्यालयों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाएगा जो विकलांग क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार और जहां से यात्रा दूरी कम हो। विकल्प के तौर पे राज्य, समुदाय एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता, व्यवहारिकता यात्रा के प्रबंध किए जाएंगे। मतलब जितने भी विकलांग छात्र हैं उनके लिए जो है उत्तम शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ जो है उनके लिए यात्रा के साधन और भी अन्य सुविधाएं जो हैं वो भारत सरकार और विद्यालयों के द्वारा उन्हें प्रदान की जाएंगी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है शारीरिक विकलांग। शारीरिक विकलांग से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा सकता है विशिष्ट बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। या तो आपसे पूछा जा सकता है विशिष्ट बालक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए विशिष्ट बालक का तात्पर्य ही यहाँ है कि शारीरिक रूप से विकलांग जो भी बालक हैं वो आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। साधारण रूप से देखा जाए अगर विशिष्ट बालकों की बात की जाए तो ये सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होते हैं और सामान्य से तात्पर्य है तो समूह के उन अधिकांश बालकों से है जिनके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व अन्य प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक अंतर रखने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इनके अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मानसिकता, नैतिकता व जीवन लक्ष्यों में विशेष अंतर नहीं होता है। किंतु बालक ऐसे भी होते हैं जो जिनके बीच रहकर भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे बालक संख्या में तो कम होते हैं किंतु गुणवत्ता में कम या बहुत अधिक भी हो सकते हैं। जो बालक गुणवत्ता में अधिक होते हैं वे विलक्षण प्रतिभा के धनी, कुशाग्र बुद्धि वाले कहे जाते हैं। इन जैसे बालकों के लिए यह कहा जाता है कि होनहार बिरवान की होते चिकन पात, अर्थात पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसे बच्चे असाधारण चिंतन शक्ति, योग्यता, तर्क शक्ति, सृजनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं। यही बालक आगे चलकर समाज को नई दिशा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। यही बड़े होकर कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कवि बनता है, कोई साहित्यकार बनता है, कोई चित्रकार बनता है या कलाकार बनता है। समाज का निर्वहन इन्हीं के गुणों के द्वारा जो है किया जाता है। इन्हीं जैसे गिने चुने व्यक्तियों को सूक्ष्म चिंतन शक्ति के कारण अतः इनको विशिष्ट बालक का दर्जा दे दिया जाता है। यही बालक आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो अभी आई होप आपका क्लियर हुआ होगा कि जितने भी बालक हैं उनमें जो है एक अलग सी प्रतिभा होती है जिन बालकों में, और वो आगे चलकर समाज का निर्वहन करते हैं। वही बालक जो हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। वो आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक आदि बनते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके विपरीत बालक जो शारीरिक मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर होते हैं उनकी बात की जाए तो ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में ये भी आते हैं। ऐसे बालकों को समाज में उपेक्षाकृत करके जो है छोड़ा जा सकता है। इसके बाद शिक्षा का एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है कि समाज के प्रत्येक बालक को आंतरिक शक्तियों का विकास करते हुए सर्वांगीण भौतिक विकास करना। तो ये भाई शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि जो बालक के आंतरिक गुण हैं, आंतरिक शक्तियाँ हैं, उनका विकास किया जाए, साथ ही साथ उनके भौतिक गुणों का भी विकास किया जाए। अतः इन दुर्बल अथवा मंद बुद्धि बालकों को भी विशिष्ट बालकों का दर्जा दिया जाता है। इनके यथासंभव से अधिक विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे बालक का चिंतन, रहन, शैक्षिक गतिविधियां व अन्य क्रियाकलाप सामान्य छात्रों की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि इनके अध्ययन के लिए जो है विशेष प्रकार के प्रबंध करने पड़ते हैं। चलिए टेलफोर्ड के अनुसार जानते हैं। उन्होंने बताया कि भैया दोनों प्रकार के जो विशिष्ट बालक की विशेषता निम्न कथन के द्वारा प्रकट की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शब्द विशिष्ट बालक उन छात्रों के लिए प्रयुक्त होता है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषता की इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि उनकी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने के लिए जो है विकास के प्रकार की सामाजिक व शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वो सारे बालक जो हैं वो आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब चलिए बात की जाए विशिष्ट बालकों को जो बांटे गए प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार है शारीरिक विशेषता के आधार पर विशिष्ट बालक। दूसरा आपका है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। तीसरा आपका है सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक। और इसके बाद है चौथा आपका है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक। ये सारे बालक हैं आपके
ये विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। चलिए अगर बात की जाए शारीरिक विशेषता के आधार पर जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कैसे हो सकती हैं तो साथियों कुछ बालक शारीरिक रूप से बनावटी समान बच्चों से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पे अपंग, विकलांग, अत्यधिक कमजोर अथवा बहुत अधिक भारी भरकम शरीर वाले छात्र इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें सामान्य बालकों के साथ उठने बैठने, पढ़ने लिखने आदि में परेशानी उठानी पड़ती, अतः इनके लिए शिक्षकों की कुछ भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब चलिए मानसिक की बात करते हैं। मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें आपके इस वर्ग में जो है प्रतिभाशाली उच्च गुणों वाले बालक आते हैं। इनके विपरीत मंद बुद्धि वाले बालक, पिछड़े समस्यात्मक बालक व अधिगम के लिए अयोग्य बालक भी आते हैं इसी कोटि के अंतर्गत। तो ये आपके मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हैं। अब इसके बाद बात की जाए सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक, तो इसमें आपके जो बालक आते हैं वो आते हैं अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, शारीरिक उद्यमी बालक, दुष्ट प्रकृति वाले बालक, नशे व ड्रग आदि करने वाले व्यसनी आदि जितने भी बालक होते हैं वो आपकी सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बालक। तो साथियों आपकी क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो मैं आपके कमेंट्स को जो है नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लास को जो है लास्ट तक जो है देखिएगा। अगर क्लास को आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दे बेल आइकन को, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट क्लासेज आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी अगर आप यूपी बीएड कर रहे हैं तो। चलिए बात करते हैं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालकों की। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से वे बालक होते हैं, देखिए ऐसे बालक जो समूह के अन्य सदस्यों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाते हैं, अतः ये बालक प्रायः अत्यधिक चतुर्मुखी, बहुत अधिक बहुमुखी अथवा मुंह फटे, संकोची, शर्मीले इत्यादि, क्रोधी या परेशान अथवा चिंताग्रस्त आदि बालक होते हैं। मतलब ये सारे संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जो है विशिष्ट बालक आपके होते हैं। चलिए इनके प्रकारों की बात की जाए तो इनके निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं: प्रतिभाशाली बालक, अपंग या विकलांग बालक, पिछड़े बालक, वंचित बालक, कुसंयोजित बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, अधिगम के लिए अयोग्य बालक और अपराधी बालक। ये सारी इसकी जो हैं प्रकार हो सकते हैं। तो आप इन्हें यहाँ से देख के नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट में पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ इसको वॉच करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं विकलांग बालकों की विशेषताएं। आखिर विकलांग बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। तो विकलांग बालकों की विशेषताओं की बात की जाए तो उनमें जो है विकलांगता में जो विशेषताएं होती है विकलांग बालकों में वो पहले ही हो सकती है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ चलाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो जितने भी सामान्य बालक हैं उनके साथ शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उनके साथ जो शिक्षा देना बहुत ही कठिनाई आ सकती है। साथ ही साथ इनका कोई ना कोई शारीरिक अंग तो भंग होता ही है अथवा क्षतिग्रस्त होकर कमज़ोर हो जाता है। साथ ही साथ ये बालक अपने दैनिक आवश्यक कार्य सामान्य बालकों की भांति नहीं कर पाते हैं। इन्हें इन कार्यों में अधिक समय लगता है। कभी कभी कुछ विशेष उपकरण का सहारा भी इन्हें लेना पड़ता है, जैसे वैसाखी या श्रवण मशीन का। अब आगे बात करते हैं एक बालक में कभी कभी एक से अधिक दोष भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इन बालकों को कोई एक शक्ति यदि कमज़ोर पड़ जाती है तो ये अपनी अन्य शक्तियों की सहायता से अपना जीवन सफलतापूर्वक जो है निर्वहन कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपका विकलांगता के प्रकार। तो अगला पॉइंट आता है विकलांगता के प्रकार। आखिर विकलांगता कितने प्रकार की होती है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको ये सारे पॉइंट जितने भी आगे मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको जो है याद करके जाना है। यही सारे पॉइंट जो है आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं विकलांगता के प्रकार की। तो विकलांगता जो है वो निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकती है। पहला आनुवंशिकता की विकलांगता, या तो आपकी वातावरण या पर्यावरण में आपकी विकलांगता। तो चलिए आनुवंशिक कारण जानते हैं। दो विकलांगता के कारण है, एक आनुवंशिक एक वातावरण या पर्यावरण। चलिए आनुवंशिक की बात की जाए तो मनुष्य की शरीर की रचना, आकार, प्रकार, बनावट कुछ आनुवंशिकता के आधार पर होती है। अतः यह देखा जाता है कि संतानों का चेहरे की जो शक्ल है, हाथ पैर की बनावट आदि माता पिता के पारिवारिक सदस्यों व पूर्वजों से मिलती जुलती रहती है। इसी प्रकार कुछ बीमारियां विकलांगता और दोष
भी वंशानुगत संतानों में आ जाते हैं। ऐसे दोष बालक को पैदा होते ही प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जो हैं अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े आदि बीमार भी पैदा होते हैं। किसी भी की आँख कमज़ोर होती है, किसी की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ तथा अन्य प्रकार की स्नायु कमजोरियाँ जो है के शिकार होते हैं। वो सारी जो है आपकी आनुवंशिक हो सकती हैं तथा साथ ही साथ जिससे निराशा के अंधकार में डूबने की बचाया जा सके, समाज को आगे बढ़ाने में उसका योगदान किया जा सके। मतलब इसीलिए इन सभी जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए जो है समावेशी शिक्षा को जो है एक आधार बनाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं वातावरण के कारण। वातावरण के कारण जो विकलांगता आती है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सर्वप्रथम गर्भावस्था में माँ की देखभाल, खान पीन, चिकित्सा आदि समुचित रूप से न होने पाने पर गर्भस्थ शिशु में अनेक प्रकार की बीमारियां या दोष उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी विकलांगता बालकों को जन्म के साथ ही प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ जन्म लेने के बाद यदि बालक लालन पालन या भरण पोषण आदि भली बात नहीं किया जाता है तो उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, पैर, हाथ आदि जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। साथ ही साथ पोलियो की बीमारी से जो है ग्रसित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक कभी कभी दुर्घटना अथवा कोई घातक चोट लग जाने से विकलांगता आ जाती है। आजकल ऐसी विकलांगता को दूर रखने के लिए चिकित्सा विज्ञान की पर्याप्त सफलता जो है मिल चुकी है। साथ ही साथ उसके अंगों में प्रत्यारोपण का उदाहरण भी दिया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है बीमारी अथवा मानसिक आघात आदि से भी विकलांगता आ सकती है। नशीली दवाओं के सेवन से भी विकलांगता आ सकती है। आंधी, तूफान, भूचाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है शरीर का कोई भाग जो है विकलांग हो सकता है। अभी हाल ही में सुनामी लहरों में आई आपदा में हजारों व्यक्तियों की चपेट में ले लिया था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी विकलांगता की कारण में आ सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आखिर समस्यात्मक बालक क्या होता है, वो कैसा बालक होता है, उसे हम लोग समझते हैं। तो सामान्यतः समस्याएं पैदा करने वाले बालकों को जो है भैया समस्यात्मक बालक कहते हैं। या समस्यात्मक से आप समस्या से रिलेट करिएगा। जो बालक जो है समस्या क्रिएट करते हैं वही आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब बात करते हैं समस्याएं प्रायः तब खड़ी होती हैं जब ये बालक कुछ असामाजिक, अनैतिक कार्य करने लगते हैं, अर्थात बार बार समझाने में या मना करने पर जो है उन पर नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही साथ वे बहुत सारी गलत क्रियाएं करते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने कहा कि भैया समस्यात्मक जो बालक हैं उनकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि भैया समस्यात्मक बालक शब्द जो है सामान्य रूप से ऐसे बालक का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। मतलब उनका व्यवहार जो है या उनका व्यक्तित्व जो है वो असामान्य होता है अन्य बालकों की तुलना में, वो आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। चलिए समस्यात्मक बालकों के प्रकार को समझते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार में वो निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि है झूठ बोलने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक, झगड़ालू बालक, क्रोधी बालक और साथ ही साथ भयभीत होने वाले या भयभीत करने वाले बालक, साथ ही साथ अनुशासनहीन बालक, पढ़ने में रुचि न लेने वाले बालक, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, अंगूठा चूसने वाले, नाखून काटने वाले, अनियंत्रित जो है बालक। साथ ही साथ अगर झूठ बोलने वाले बालकों की बात की जाए, जो बालक झूठ बोलते हैं वो सारे जो हैं झूठ बोलने वाले बालक, चोरी करने वाले, ये सारा आप समझ सकते हैं। ये अर्थ जो शब्द में ही अर्थ है जिसे आप बेहतर ढंग से जो है लिख सकते हैं अगर आपका आ जाता है तो। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया अभी ऊपर। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है विशिष्ट बालकों के प्रकार। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार में अभी हमने आपको बताया ऊपर क्या क्या बताया कि भैया उनके प्रकार में प्रतिभाशाली बालक आ सकते हैं, पिछड़े बालक आ सकते हैं, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, अपवंचित बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम निर्योग्य बालक और अपराधी बालक। ये सारे बालक जो हैं वो विशिष्ट बालकों के प्रकार में आपके आ सकते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है क्लास को लाइक कर लें और जो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है दृष्टि बाधित बालक।
तो साथियों जो क्लास है वो आपको थोड़ी फास्ट लग रही होगी, तो आप जो है यूट्यूब के फीचर से क्लास को थोड़ा लो कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको फास्ट या तेज़ या स्लो लगे तो वहाँ से आप जो है अपना जो स्पीड है उसे मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए 5वें चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, दृष्टिबाधित बालक। आखिर दृष्टिबाधित बालकों से आप क्या समझते हैं और विस्तृत वर्णन कीजिए, ये आपका प्रश्न बन सकता है। दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं और उनके प्रकार और उनके उपाय, सारा कुछ जो है इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने मित्रों को जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए दृष्टिबाधित बालकों को देखते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की बात की जाए तो उनसे आशा है कि उन बच्चों से आशा है जिनको मतलब दृष्टिबाधित हो, जिन्हें मतलब दिखाई ना देता हो, वो जो हों अंधे हों। इस तरह समझ लीजिए, वो बच्चे जो अंधे होते हैं वही आपके दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। और उनकी शिक्षा के लिए जो है समावेशी शिक्षा का विकास किया गया है। जिनके नेत्र पूरी तरह से या आंशिक रूप से खराब हो जाते हैं वो दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। नेत्र मुख्यतः सभी जीवों के प्रकृति की एक बहुमूल्य देन होती है। यह फोटो कैमरे की भांति जो है कार्य करता है। नेत्र में वस्तुओं का वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनते हैं। नेत्र एक विशेष प्रकार की प्रकाशिक यंत्र होता है। इसका लेंस जो होता है प्रोटीन से बना होता है और पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। साथ ही साथ नेत्र के भागों की बात की जाए तो नेत्र में आपका दृष्टिपटल, रक्तपटल, श्वेत पटल, परितारिका, इसके बाद पुतली आदि इसके जो है भाग होते हैं। और साथ ही साथ इन भागों को आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दृढ़पटल क्या है। वही दृढ़पटल जो है मनुष्य नेत्र लेंस का एक खोखला गोले के समान होता है। बाहर का जो आवरण होता है श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को जो है दृढ़पटल कहते हैं। नेत्र को आपने देखा हो, नेत्र के बाहरी आवरण जो होता है, ये बाहर वाला आवरण जो है ये आपका दृढ़पटल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं रक्तपटल की। तो रक्तपटल जो है भीतरी पृष्ठ पे लगी काले रंग की झिल्ली को कहते हैं, जो कि रक्तपटल आँख पर आवर्तित होने वाले प्रकाश को अवशोषण करती है और इसे कोराइड भी कहा जाता है। तो क्या रक्तपटल को कोराइड भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए श्वेत पटल की बात करते हैं। तो यह एक कठोर पारदर्शी गोलीय संरचना होती है जो आँख को प्रकाश का अपवर्तन करती है, मतलब आँख पे जो प्रकाश पड़ता है उसका अपवर्तन करती है। श्वेत पटल परितारिका क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं और यही आपकी परितारिका होती है। चलिए बात करते हैं आगे पुतली की। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल या काली हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है वो है दृष्टिबाधित बालकों की परिभाषा। आखिर दृष्टिबाधित बालकों की क्या क्या परिभाषाएं हैं वो हम लोग देखते हैं। तो दृष्टिहीनता को समय समय पर जो है अलग अलग दृष्टि से परिभाषित किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देखने की स्थिति होती है। साथ ही साथ शैक्षिक दृष्टि से बात की जाए तो दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकास है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग में शिक्षण आंशिक रूप से संभव न हो सके। तो मतलब जब शिक्षण आंशिक रूप से संभव नहीं हो सकता है तो वो स्थिति आपकी दृष्टिहीनता की स्थिति कहलाती है। अब चिकित्सकी के अनुसार क्या है, चिकित्सकीय विधि के अनुसार जो है दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि की क्षीणता देखने के क्षेत्र पर आधारित जिससे कि अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे दृष्टि क्षीणता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद जो व्यक्ति है किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है, सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी तक देख सकता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जा सकता है। इसके बाद दृष्टि क्षीणता जो 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु की किस दूरी तक देख सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है परिभाषित कर सकते हैं देखने के नेत्र के आधार पर। तो 20/200 तो मतलब अगर वो उसे नॉर्मल 200 अगर देखता है, नॉर्मल 200 फीट देखता है, अगर वो 20 फीट देख रहा है तो वो जो है नेत्रहीन कहा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों की विशेषता पर टिप्पणी दीजिए। आखिर दृष्टिबाधित की क्या क्या विशेषता होती है, उन विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए पहली विशेषता होती है दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता। तो दृष्टिबाधितों की जो मानसिक योग्यता होती है उनकी अधिक होती है। दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास, साथ ही साथ दृष्टिबाधितों की सामाजिक व संयोजन संबंधी कार्य। दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता की बात की जाती है तो दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो कि अपनी आंखों से ठीक नहीं देख पाते हैं या
बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से को की तरह नहीं होते हैं। शोध एवं अनुसंधान कार्यों से पता चला है कि इन्हें समुचित शिक्षा दिए जाने या शिक्षा का अवसर मिल पाने पर तब तक इनकी बुद्धि लब्धि अचानक बढ़ जाती है। मतलब यही चीज़ें हैं कि इनकी जो मानसिक योग्यता है वो आपकी अधिक होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दृष्टिबाधित की भाषा का विकास। मतलब दृष्टिबाधितों में जो भाषा का विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालक जो हैं भाषा दोषी होते हैं या ठीक प्रकार से सुन भी नहीं सकते हैं, सुन या बोल भी नहीं सकते हैं। यह सुनना या बोलना भी भाषा की जो प्रमुख कौशल होते हैं। सामान्य बालकों को देखकर ये सीखते हैं तथा ये जो है अनुभवों के आधार पर जो है सीखते हैं और जो है चीज़ें करते हैं। उसे रंगों का कोई भी बोध नहीं होता है। इनकी शाब्दिक जो अभिव्यक्ति है वो आंतरिक नहीं होती, इनके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते, अतः प्रत्याक्षरण सुनने या स्पर्श तक सीमित रहता है। मतलब ये सुन सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सामाजिक समायोजन की। तो सामाजिक समायोजन क्या होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं सामाजिक समायोजन में अगर बात की जाए तो आंतरिक दृष्टिबाधित बालकों में व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती है। इन बालकों में समायोजन क्षमता जो है सामाजिक कारणों से होती है। यह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित कर लेते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये आप सभी के लिए क्वार्ट्ज है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए लेके चलता हूँ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर। आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आता है वो है 6वां नंबर चैप्टर क्या है, श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, विशेषता एवं समस्या। तो ये आपका जो है चैप्टर है, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है श्रवण बाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। आखिर श्रवण बाधित बालक कौन होते हैं, उनका अर्थ क्या है और उनकी परिभाषा क्या है, उससे हम लोग समझते हैं। जब कोई सामान्य ध्वनि में, श्रवण बाधित का मतलब हुआ कि वो आवाज़ ना सुन सके। जब कोई बालक सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो जाता है तो उसे अक्षम कहा जाता है, उसे इस अवस्था में श्रवण बाधित कहा जा सकता है। मतलब कोई बालक है, अगर आप उसे बुलाते हैं या कोई चीज़ समझाते हैं और वो सुन ना पाए, उसमें सुनने की क्षमता ना हो, तो वो आपका श्रवण बाधित बालक कहलाता है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे अत्यंत आवश्यक होता है कि हम सामान्य श्रवण प्रक्रिया के विषय में जानकारी रखें। मतलब वो बालक सुन नहीं पा रहा है तो उसे कैसे समझाना है, इसके बारे में जो है पता होना बहुत ही आवश्यक है। भारत एक विशाल जो है क्षेत्र वाला देश है जिसमें 1 अरब से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस जनसंख्या के कुछ प्रतिशत लोग किसी न किसी विकलांगता से साथियों ग्रसित होते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद से विकलांगता के क्षेत्र में जो है बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी जो परिवर्तन हैं किए जा रहे हैं। चलिए जनगणना 2011 के पहले 1931 के अनुसार अगर समझे तो मूक बधिर व्यक्तियों की जनसंख्या जो थी वो आपकी थी 2,31,000 थी। देश व भौगोलिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण विभाग 1991 में के आंकड़ों के आधारित 32,42,000 व्यक्ति जो थे श्रवण अक्षमता से ग्रसित थे। मतलब जो बधिर व्यक्ति थे वो आपके 32 लाख और 32,42,000 थे। और इन आंकड़ों के अनुसार क्या था कि इसमें से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति अधिक पाए जाते थे। मतलब जितने भी व्यक्ति थे वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ज़्यादा थे। और उनमें अगर बात की जाए तो इस प्रकार में देश के श्रवण दोष वाले लगभग 60 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, जिनमें से जो है 25% अल्प, 19% अल्पतम और 42% गंभीर एवं 1% जो है अति गंभीर होते हैं। मतलब टोटल 60% जो है बच्चे हर वर्ष पैदा हो रहे हैं जो कि बधिर हैं, जिनमें से 19% आपके क्या हैं, अल्पतम हैं, 25 अल्प हैं एकदम मतलब नॉर्मल वाले, और साथ ही साथ 42% गंभीर आपके हैं। और आगे आप देखेंगे 1% जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। चलिए आगे बात करते हैं श्रवण बाधित बालकों की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि आखिर श्रवण बाधित जो बालक हैं उनकी परिभाषाएं किस प्रकार से दी जा सकती हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1991 के अनुसार उन्होंने बताया कि श्रवण बाधित बालक उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। तो मतलब सामान्य ध्वनि के जो सुनने में अक्षम हो, जिसे सुनाई ना पड़ता हो, ये आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो हुआ था 1991 के तहत ये कहा गया कि जो भी श्रवणित बाधित बालक है
वे बालक हैं जो सामान्य रूप से जो सामान्य ध्वनि के सुनने में जो है अक्षम है, जो कि सक्षम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय पुनरावास परिषद के अनुसार, भारतीय पुनरावास परिषद के अनुसार कौन से बालक जो हैं बधिर बालक कहलाते हैं? जब बधिरता 70 डेसिबल हो जाती है, मतलब जब बधिरता का स्तर जो है वो 70 डेसिबल का हो जाता है तथा जब वो 55 डेसिबल तक हो तब उसे शिक्षा के प्रयोग में लेना चाहिए। योजना आयोग एवं विकलांगता जन अधिनियम के अनुसार क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि भैया जो श्रवण रहित मतलब बाधित बालक होते हैं वो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समाज कल्याण के अनुसार, समाज कल्याण के अनुसार समाज कल्याण ने क्या बताया, इसके विषय में क्या आपने तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल जो है श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। मतलब टोटली यहाँ बताया जा रहा है कि ये 60 डेसिबल जो है सुनने योग्य जो उनके कान की क्षमता होनी चाहिए। चलिए इससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्तियों की श्रवण दोष होता है। श्रवण दोष क्या है? अदृश्य छुपी हुई एक विकलांगता है जो देखने से तो नहीं दिखाई देती लेकिन व्यक्ति के हाथ या पैर से जो है नहीं दिखती। साथ ही साथ ये जो है मानसिक विकलांगता बच्चों में जो है होती है और साथ ही साथ ये एक मानसिक मंद बुद्धि को जो है यह जो है दर्शाती है। चलिए आगे लेके चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर आपको। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रवण बाधित बालकों की विशेषताओं पर टिप्पणी दीजिए। आखिर श्रवण बाधित बालक कौन कौन से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। श्रवण बाधित बालकों की बात की जाए तो पहले उनकी विशेषता होती है कि भाषा संबंधी विशेषताएं। भाषा संबंधी विशेषताएं उनकी हो सकती हैं। श्रवण बाधित बालकों की भाषाएं भी अत्यंत प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ इनका प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। गंभीर बाधितों में यह सबसे कठिनाई होती है कि बालक का समान विकास नहीं कर पाते, मतलब जो ज़्यादा गंभीर बालक होते हैं वो अपना विकास सही ढंग से नहीं कर पाते। साथ ही साथ यह भाषा का कम प्रयोग करते हैं। इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का समान विकास हो जाता है। इन बालकों की आवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने बोलने में अयोग्य समझते हैं परंतु वे वैज्ञानिक आधार पर नहीं होते हैं। मतलब वो की जो मानसिकता होती है वो उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हम जो बोलने में हैं अयोग्य हैं, लेकिन खैर ऐसा नहीं होता है कि मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया कि भैया वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए शैक्षिक योग्यताएं होती हैं आगे की जो है आपकी श्रवण बाधितों के लिए शैक्षिक योग्यताएं होती हैं। बौद्धिक योग्यताओं की विशेषता, जो शैक्षिक बौद्धिक योग्यताएं हैं उनकी विशेषताओं में आप देखेंगे कि श्रवण बाधित बालकों की मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। इन बालकों के बौद्धिक कार्य समान बालकों के जैसे ही होते हैं। इनकी चिंतन शक्ति समान बालकों जैसी होती है। यह बालक अशाब्दिक भाषा के बौद्धिक कार्य में असमक्ष होते हैं। इन बालकों की बौद्धिक शाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च हो जाती है। इसके बाद है सामाजिक व व्यावसायिक विशेषता। सामाजिक और व्यावसायिक विशेषता की बात की जाए तो श्रवण बाधित जो बालक हैं वो अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं, उनमें संबंध बनाते हैं और उनकी रुचियां भी समान ही होती हैं। इसके बाद है संप्रेषण की समस्या के कारण जो है समाज में इसकी अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इन बालकों की इच्छाएं तो अधिक होती हैं, इन्हें सामाजिक व मान्यता मिले सामाजिक प्रक्रिया हो, इस इच्छा की पूर्ति न होने पर उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो भी आपके बधिर बालक होते हैं वो एक ही माहौल में रहना पसंद करते हैं, साथ ही साथ उनकी रुचियां भी जो होती हैं वो उसकी समान होती है और वो अंतःक्रिया जो है अपनी समस्याओं को अंतःक्रिया के द्वारा करते हैं और साथ ही साथ वो अपने आप को जो है असमर्थ समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन बालकों की इच्छाएं तो अधिक होती हैं, इन्हें सामाजिक मान्यता मिले या सामाजिक अंतःक्रिया हो तो इनकी इच्छा पूर्ति न होने से उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती। वही बात है जो हमने आपको बताया। इसके बाद है श्रवण बाधित बालकों की सामाजिक व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। तो सामान्य बालकों से जो श्रवण बाधित बालक हैं उनकी जो व्यक्तिगत और सामाजिक जो विशेषताएं हैं वो अलग होती हैं। साथ ही साथ श्रवण बाधित बालकों में भावात्मक समायोजन में सामान्य बालकों के समान बालकों की तरह वातावरण के घटक उनकी भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं। ये था कुछ श्रवण बाधितों की विशेषताएं। और अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो कुछ शोध संस्थानों के अनुसार जो है श्रवण बाधित बालक मानसिक योग्यता जो है कम होती है, इनकी शैक्षिक योग्यता और समायोजन भी उत्तम नहीं होता, इसीलिए उन्हें गौर समझा जा सकता है। ये आपकी अन्य विशेषताएं होती हैं।
अब आगे बात करते हैं श्रवण बाधिता को दूर करने के शैक्षिक उपाय। कौन कौन से शैक्षिक उपाय हैं जिनके द्वारा श्रवण बाधिता को दूर किया जा सकता है। उनमें आपका पहला हो सकता है कि समन्वित कक्ष, साथ ही साथ नियमित विद्यालय में विशेष कक्षाएं, विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय, ये सारी जो है आपकी विशेषताएं हो सकती हैं जो कि शैक्षिक तौर पे हो सकती हैं। ये जो है उपाय हो सकते हैं जो कि शैक्षिक तौर पर एक श्रवण बाधित बालक के लिए हो सकते हैं। चलिए समन्वित कक्ष की बात की जाए तो इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनमें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है। कम श्रवण बाधित बच्चों को जो है समन्वित शिक्षा व्यवस्था के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ उनकी आवश्यकता और समस्याओं को एक नियमित अध्यापक, विशेषज्ञों और संस्थानों के द्वारा जो सुविधाओं की सहायता से हल किया जा सकता है। मतलब इनमें वो छात्र आएंगे जो कि थोड़ा कम सुनते हैं, ऐसे ही भी नहीं कि जो पूरा डिसेबल्ड हो, मतलब थोड़ा कम सुनने वाले जो हैं वो समन्वित कक्ष से जो है वो उनका सुधार हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षाएं। तो जो स्पेशल क्लासेज इन रेगुलर स्कूल्स में क्या हो सकती हैं वो हैं कम व मंद गति से श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है नियमित विद्यालय में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इन बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग कक्षाओं में शिक्षण प्रदान किया जाए। इन बच्चों को जो है अधिगम की कमियों को पृथकृत कक्षाएं जो हैं, मतलब उनकी कमियों को जान के जो है कक्षाएं जो है चलाई जाए। साथ ही अध्यापक व अध्यापकों के सहयोग से जो है ये कार्य करते हैं। मतलब इनका जो कार्य होता है वो अध्यापक व अध्यापकों के सहयोग से ही किया जाता है। ये सारे बालक जो होते हैं वो आपके कम मंद गति की श्रवण बाधित बालक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालयों की बात की जाए जो बालक जो है गंभीर श्रवण बाधित है, मतलब गंभीर रूप से जो है बधिर हैं, उनके लिए जो है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को एक विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और ये सामान्य बच्चों की श्रवण बाधिता के कारण मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है इन्हें विशेष विद्यालय में जो है इनका जो है विशेष विद्यालयों में इनकी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद बात करते हैं आवासीय विद्यालय। तो आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बधित या श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ बधिरों को शिक्षित करने संबंधी उपकरण, सामग्री, सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होती है। चलिए आगे आपसे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है वो है आपका अस्थि बाधित बालक, परिभाषा एवं समस्या। तो अस्थि बाधित बालक कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने देखा भैया श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि अस्थि बाधित बालक क्या होते हैं, कौन होते हैं। अस्थि बाधित बालकों की बात की जाए तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि अस्थि बाधित बालकों का अर्थ परिभाषा देते हुए पहचान का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख के जाइएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न मैं बताते चल रहा हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं इस क्लास में। तो सभी जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें आप जरूर देख के जाइएगा। चलिए अस्थि बाधित बालकों की बात की जाए तो भैया अस्थि से आपको समझ में आएगा भैया हड्डी, ठीक, बोन्स। अस्थि क्या होती है, वो आपकी बोन्स होती है जिन्हें हिंदी में भैया अस्थि कहा जाता है। अस्थि बाधित का मतलब हुआ बाधा या मुसीबत, मतलब जिनके बोन्स में कोई बाधा होती है, जिन बालकों की बोन्स में कोई मतलब एरर होती है, कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी परेशानी होती है, वही आपके अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अस्थि बाधित बालक से आशय है कि बालक जिनकी अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, जोड़ ठीक कार्य नहीं करते, मतलब जिनकी भी अस्थियाँ या मांसपेशियाँ या जोड़ आप ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकते, ऐसे बालक को जो है शारीरिक विकलांग बालक, अपंग अथवा चलन निःशक्त बालक कहा जा सकता है। तो इन बालकों को आप अपंग या शारीरिक विकलांग या अस्थि बाधित बालक या चलन निःशक्त बालक भी कह सकते हैं। ऐसे बालकों को चलने या फिरने में कृत्रिम हाथ पैर अथवा बैसाखी, कैलिपर्स, विशेष जूते, व्हील चेयर आदि की आवश्यकता पड़ती है। बाधा रहित माहौल तैयार करना बगैर इनके शिक्षण अधिगम में काफ़ी मुश्किल होती है। कुछ बालक ज्ञानात्मक, क्रियात्मक अथवा अन्य शारीरिक दोषों से पीड़ित होते हैं, उन्हें शारीरिक विकलांगता कहते हैं। क्रोकरो के अनुसार क्रोकरो ने भी इस विचार में समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में
बालकों से अभिप्राय है बच्चे जिनकी मांसपेशियां इतनी विकसित हो जाती हैं जिनके कारण उनके अंगों का घूमना अधिक कठिन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उन्हें बहुत बाधा होती है, साथ ही साथ शारीरिक अक्षमताओं से सीमित हो जाते हैं या निःशुल्क निःशक्त दृष्टिगोचर होते हैं। शारीरिक अंगों में असमानता, गामक क्रियाएं, मुद्रा, जिसकी गति अवस्था एवं उनके प्रकार की कमी उन्हें करने में जो है कठिनाई होती है, बाधा होती है, उसे अस्थि अक्षमता कहते हैं। तो अस्थि अक्षमता का मतलब ही यही हुआ कि मतलब जिनकी हड्डियां सही से काम नहीं करती हैं, जब उनकी हड्डियां बोन्स जो है सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो वो जाहिर सी बात है जो है उनका विकास जो होगा पूरा नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है अस्थि बाधित बालकों की परिभाषाएं। अस्थि बाधित बालकों की परिभाषाओं की बात की जाए तो ऐसे बालक जो जिनकी एक से अधिक अस्थियां जो है में जो हो दोष हो या क्षतिग्रस्त हो गई हों, जिससे सामान्य बालकों की मांसपेशियां अथवा जोड़े अस्थियों में किसी कारणवश दोष आ जाता है, वो सारा जो है अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। वैधानिक तौर पे अगर बात की जाए तो बालकों के अस्थि विकलांग कहा जाता है। उन बालकों को क्या कहा जाता है? वैधानिक तौर पे अस्थि विकलांग कहा जाता है जो गंभीर रूप से अस्थि विकलांग है। यह विकलांगता उनकी शैक्षिक प्रदर्शन गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसी की परिभाषा को भारत के समाज कल्याण मंत्रालय ने अपनाया। भारत का समाज कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भाई बालकों को अस्थि बाधित बालक तब कहते हैं जब जन्म से किसी बीमारी, दुर्घटना, जन्म से उनकी अस्थियां, मांसपेशियां, जोड़ों में दोष वक्रता आती है, सामान्य कार्य करने और चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं, वो आपके अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 आया था, इसके चलन में निःशक्तता के रूप में वर्णन किया कि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जो है निःशक्तता से हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई भी निःशक्त अप्रेत है जिसकी कि अंगों में पर्याप्त निबंध किस प्रकार से प्रमुखित घाव है। मतलब यहाँ आपसे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो भी बालक, जिनकी भी बालक में हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है उन हड्डियों से जो है उनकी शैक्षिक क्रियाएं प्रभावित होती है, वही आपके जो हैं वही आपके अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। आई होप क्लास आपको जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मान लीजिए आपको क्लास ना समझ में आ रही हो तो प्लीज़ जो है क्लास को 1 से 2 बार जो है आप देख लीजिएगा। आपके पास टाइम है 2 बार देखने का, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी मैं PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से PDF से आप जो है एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी क्लास को लाइक भी कर दें, क्योंकि मूल्य और शांति शिक्षा की क्लास जो है वो आपको शाम को 7 बजे जो है लाइव देखने को मिलेगी। तो शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़े। जितने भी लोग मूल्य और शांति शिक्षा से हैं वो सभी शाम को जुड़ें। अभी जो है आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास चल रही है, सो समावेशी शिक्षा की क्लास को एंजॉय करें। साथ ही साथ जितने भी लोग यूपी बीएड से स्टूडेंट हैं, यूपी बीएड से रिलेटेड हैं, जिन्हें भी समावेशी शिक्षा की नीड है, उन्हें जो है ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, ये क्लास ज़रूर फॉरवर्ड करें। चलिए आगे बात करते हैं अस्थि बाधित बालकों की पहचान। आखिर अस्थि बाधित बालकों को किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? अगर बात की जाए तो चलने में कठिनाइयाँ, पकड़ने में कठिनाई, मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य की कमी, लिखने में कठिनाई, शरीर की पूर्णता आंशिक रूप से लकवाग्रस्त होना, शरीर का कोई अंग कट फट जाना, ये सारी उनकी पहचान हो सकती है। साथ ही साथ शारीरिक विकृति भी उनकी पहचान हो सकती है। इसमें जो है जन्म से ही शारीरिक विकृति होती है, जैसे कुबड़ापन, हाथ का टेढ़ा होना, छोटा होना, बड़ा होना, पैर घुमाना होना, छोटा बड़ा, गर्दन टेढ़ी होना। इससे प्राय ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कठिनाई हो, ऐसे बालक सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये सारे बालक जो हैं शारीरिक विकृति के बालक कहे जा सकते हैं। विकलांगता के प्रकार की बात की जाती है तो विकलांगता के प्रकार जो है निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। पहला आपका श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक, अस्थि बाधित बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, इसके बाद प्रतिभाशाली बालक और रचनात्मक कार्यों में निपुण बालक। ये सारे जो हैं विकलांगता के प्रकार हो सकते हैं। जिस भी बालक के अंदर ये सारे गुण होते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो सारे आपके विकलांग बालक कहे जाते हैं। चलिए बहुल विकलांगता के कारण समझते हैं। आखिर बहुल विकलांगता क्या होती है, इसका कारण क्या होता है? बहुल विकलांगता की जो कारण है वो प्रमुख है, जैसे माँ की बीमारी, माँ द्वारा ली गई दवाओं का प्रभाव, मुख्य उन दवाओं जो कि
थैलीडोमाइड से बनाई जाती हैं। दुर्घटना में प्राप्त चोटें, रोगग्रस्तता, जर्मन खसरा, ये सारे जो है बहुल विकलांगता के कारण हो सकते हैं, जो कि माँ के द्वारा किए जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसके बाद, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग मंजिल को पाने वाले होंगे। मतलब जो लोग मेहनत करेंगे अच्छे से वही जो है मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ लेके चलता हूँ आपको अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, वाणी बाधित बालक की पहचान संक्षेप में लिखिए। वाणी बाधित बालक मतलब वह बालक जो मतलब बोल ना सके। वाणी बाधित बालकों का मुख्य लक्षण हो सकता है, सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों की पहचान करना चाहिए। हकलाने वाले बच्चे जो अलग, उन्हें परामर्श चिकित्सा के अनुसार जानी चाहिए। मतलब हकलाने वाले जो बच्चे होते हैं, कक्षा शिक्षा में आवाज़ के दोष वाले बच्चों की पहचान कर लें। बालक से बोलते हैं या जिनकी आवाज़ में भारीपन है या बहुत धीमे या बहुत तेज़ बोलते हैं, वो सारे बालक जो हैं वाणी बाधित बालक कहलाते हैं। शारीरिक दोष वाले बालक उनके दोष के कारण पहचाना जा सकता है। कम सुनने वाले बालक, देर से सुनने वाले बालक, ऐसे समस्या भी शिक्षण में जो बहुत सारी दिखाई देती है। कभी कभी ये हकलाते हैं, कभी कभी ये कक्षा में हकलाते नहीं हैं। ये सारे जो हैं वाणी बाधित जो बालक हैं वो हो सकते हैं। तो आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए 8वें चैप्टर की ओर आपको लेके चलते हैं, प्रतिभाशाली बालक। आखिर प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होता है, उन सभी को देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू एंड पीस की क्लास कब मिलेगी, तो वैल्यू एंड पीस की क्लास जो है शाम को आपको 7 बजे मिल जाएगी। शाम को 7 बजे आप वैल्यू एंड पीस की क्लास को लाइव देख सकते हैं, शाम को 7 बजे। अभी जो है समावेशी क्लास चल रही है, समावेशी की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ज़रूर क्लास को शेयर करें। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका बनता है वो कैसे बनता है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता और लक्षण का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उन्हीं का वर्णन करना है। तो चलिए, जिन बालकों को बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र समाज की प्रगति या उस राष्ट्र या समाज की प्रतिभा को बनाए रखने के लिए इन सभी प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर ही निर्भर करता है। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों में विकास की समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। ये उच्च मानसिक योग्यता वाले बालकों को इंगित करते हैं और उनकी शब्दों को प्रतिभाशाली बालक, श्रेष्ठ बालक, होशियार बालक, तीव्र छात्र आदि का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इनके लिए कहा जाता है भैया श्रेष्ठ बालक हैं, होशियार बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक है, तीव्र बालक है। इस प्रकार से शब्द जो है इनके लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में योग्यता, उपलब्धि, क्षमता आदि में सामान्य बालकों की सार्थक रूप में जो है योग्यता वाले बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये देख रहे हैं, आपको फार्मूला दिख रहा है, बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल टू मानसिक आई बटे शारीरिक आई मल्टीप्लाई 100। ये जो है आपका इस बार टेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? टेट में आपका पूछा गया था, जो शायद 28 जनवरी को हुआ था एग्जाम। क्या शायद 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उस दिन ये टेट में आपका प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि का जो है सही सूत्र है। तो ये आपका था, आपको याद रखना है, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये आपका फार्मूला था, डायरेक्ट आपसे टेट में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि के लिए भिन्न सीमाएं बताई हैं। जैसे कि टैडरमैन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली कहा है, 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले कारकों को प्रतिभाशाली माना है, और साथ ही साथ 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को जो है प्रतिभाशाली अथवा उच्च बुद्धि बालक जो है माना जाता है। कुछ विद्वान विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले असाधारण प्रदर्शन को प्रतिभा की कसौटी मानते हैं। उनके प्रकार संगीत, कला, अभिनय, लेखन, गायन आदि क्षेत्रों में असाधारण योग्यता बालकों को प्रभावशाली बालक माना जाता है। मतलब जितनी भी योग्यता है बालकों में प्रभावशाली हो, आपको इफेक्ट कर रही हो, वही आपकी प्रभावशाली जो है प्रभावशाली बालक की योग्यता कही जाएगी। अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में प्रतिभाशाली बालकों का जन्म से ही पता चल जाता है।
है उनकी शारीरिक विशेषताएं व अन्य साधारण बालकों की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। टडरमन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक साधारण बालकों की अपेक्षा जन्म के समय 1.5 इंच लंबा होता है, उसका भार भी 1.5 पाउंड जो है अधिक होता है। साधारण बालकों की अपेक्षा वह 3 माह पूर्व बोलना व 2 माह पूर्व जो है चलना सीख जाता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक है वहाँ जो है टडरमन के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई इनका जो भार है वो बड़ा होता है, साथ ही साथ 1.5 इंच ये लंबे होते हैं जो जब जन्म लेते हैं, और ये जो है 3 माह पूर्व ही और 2 माह पूर्व ही चलना और 3 माह पूर्व ही बोलना सीख जाते हैं सामान्य बालकों की अपेक्षा। चलिए अगली विशेषता जो है वो है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 या 140 और इससे अधिक भी हो सकती है। असाधारण अथवा प्रतिभाशाली बालक में साधारण बालकों की तुलना में अध्ययन की क्षमता अधिक होती है अथवा किसी भी वस्तु पर विशेष वह अधिक समय पर अपना ध्यान केंद्रित रखने में सक्षम होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां साधारण बालकों की रुचियां से भिन्न होती हैं या अधिक होती हैं, उनकी रुचि भी अधिक या भिन्न हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्त चिंतन की प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती हैं। वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर कठिन समस्या का समाधान शीघ्रतापूर्वक कर लेते हैं। ऐसे बालक अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं, अकेले रहकर मूर्त चिंतन में खोए रहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन का तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, थोड़ा सा निर्देश मिलने पर ही वह अपनी समस्या का हल शीघ्रता से और आसानी से खोज लेते हैं। साथ ही साथ प्रतिभाशाली बालकों में मौलिकता जिज्ञासा अधिक होती है। वे अपनी सूझबूझ एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर ही अपनी समस्या का समाधान सरलता से कर पाते हैं। प्रतिभाशाली बालक में संवेग अधिक स्थिर व सुदृढ़ होते हैं। सामाजिक समायोजन करने की क्षमता उनमें साधारण बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक दयालु, परोपकारी, ईमानदार, अधिक उदार के होते हैं और प्रतिभाशाली बालकों का शब्द भंडार साधारण बालकों से कहीं अधिक होता है। प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों में संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की गति अधिक व तीव्र होती है। प्रतिभाशाली बालकों में सूझबूझ व अंतर्दृष्टि अधिक होता है। कभी कभी तो अपनी वह सूझबूझ का बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से वो परिचय देते हैं। प्रतिभाशाली बालक का जो अन्य सामान्य बालकों की तुलना में सामान्य व अधिक रुचि होती है। साथ ही साथ प्रतिभाशाली जो भी बालक होते हैं उनमें खेल खेलने की अधिक प्रिय होती है, मतलब वो खेल खेलने में अधिक उनका रुचि होती है। बुद्धि का इस्तेमाल करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्रतिभाशाली बालकों में आत्मसम्मान की भावना अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों में तर्क शक्ति बहुत अधिक होती है। अपने तर्क शक्ति से वह कठिन से कठिन विषय में त्रुटियां निकालने में सफल होते हैं। ये प्रतिभाशाली जो भी बालक होते हैं उनकी गुण या विशेषताएं कही जा सकती हैं जो कि आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत की। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी पर। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम पे जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की शारीरिक विशेषताएं। आखिर प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। शारीरिक विशेषताओं की बात की जाए तो प्रतिभाशाली बालक वे बच्चे होते हैं जो शारीरिक तौर पर विकसित होते हैं। ये सामान्य लंबे होते हैं व इनका वजन जो है ज़्यादा होता है। तो साथियों जो है आपकी कमेंट्स मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि क्लास जो है बहुत लंबी होगी। क्लास को मैं सोच रहा हूँ कितनी अच्छे से और कम टाइम में मैनेज करके आपको करा दी जाए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप सभी के लिए जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टाइम का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूँगा, उसकी रिप्लाई भी मैं दे दूँगा। अगर टेक्निकल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास से जो है मैं उसे डिस्कस जरूर करूँगा। चलिए इनका डील डॉल उचित होता है और वे अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियाँ प्रखर होती हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ये साधारण बच्चों की अपेक्षा बैठना, खड़े होना, दांत निकालना, बोलना आयु में
आयु में ही सीख जाते हैं, मतलब बहुत छोटी आयु में ही ये सारी चीज़ें ये सीख जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में बौद्धिक विशेषता का वर्णन। इनकी रुचियां भिन्न भिन्न विस्तृत हो सकती हैं। इनका भावात्मक विकास उच्च स्तर का होता है। इनमें मौलिक विचारों का निर्माण, समस्याओं का समाधान की योग्यता होती है। ये सीखने व समझने में तेज व इनकी गृह शक्ति अधिक होती है। इनकी स्मृति बहुत तेज होती है। ये बहुत तेज गति से सीखते हैं। ये आपके प्रतिभाशाली बच्चों की बौद्धिक विशेषताएं हो सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो अगला इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है मानसिक रूप से मंद बालक। जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं वो बालक आपके क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, सारा कुछ देखते हैं। ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसे भी जो है नोट डाउन करिएगा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक रूप से मंद बालक कौन से बालक होते हैं, या इनका अर्थ क्या होता है, या परिभाषा इनकी क्या होती है। चलिए मानसिक मंदता की बात करते हैं। मानसिक मंदता मानसिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या है भैया, बच्चा जो है उसका बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। मतलब मंद बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि जो कम हो, थोड़ी मंद हो थोड़ी बुद्धि उनकी, वही मंद बुद्धि बालक आपके कहे जाते हैं। और इनका जो बौद्धिक विकास होता है वो सामान्य की अपेक्षा बहुत कम होता है। वो सारे बालक आपके मानसिक रूप से मंद बालक कहे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है मानसिक मंदता के आशय का अर्थ। मतलब मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो मानसिक मंदता के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें औसतन कम से मानसिक योग्यता पाई जाती है। मतलब जो मानसिक योग्यता है वो अन्य की अपेक्षा जो है कम पाई जाती है, लिहाजा वे मंद गति से सीखते हैं। स्कूल के औसत बच्चों की तुलना में पढ़ाई लिखाई में पिछड़े रह जाते हैं। मानसिक मंदता, मानसिक न्यूनता, मानसिक अपसमानता और मानसिक विकलांगता आज शब्द मानसिक मंदता के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि मानसिक विकास की अवस्था है जिनमें पीड़ित बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बच्चों से कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं मानसिक मंदता की परिभाषाएं। मानसिक मंदता की क्या परिभाषा होती है उससे हम लोग समझते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों या मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता के बारे में बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो अपनी दी हैं। बहुत सारे कथन जो हैं उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबसे व्यापक परिभाषा जो है वो अमेरिकी द्वारा दी गई है। वो क्या है, AAMR के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, जिसमें 1938 में ये परिभाषा दी गई थी। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि मानसिक मंदन स्पष्ट रूप से औसत रूप से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूला व्यवहार में सगामी अपसामान्यता आ जाती है या तो संगामी अपसामान्यता से जुड़ी होती है और जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्ति होती है वो सारी जो है मानसिक मंदता आपकी कहलाती है। तो चलिए यहाँ देखेंगे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 धारा 2 दग और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 धारा 2 के तहत मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया। इसके मुताबिक मानसिक मंदता किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की दशा प्रेरित करती है जो विशेष रूप से बुद्धि को अपसामान्य अभिलक्षित जो है होती है। ये सारी जो है मानसिक मंदता की परिभाषा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है सब्जेक्ट आपका नया हो तो आपको जो है चीज़ें थोड़ी कम समझ में आए। मान सकता हूँ कि आपको चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है चीज़ें जो है क्लियर होनी, स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हेल्पफुल लग रही हो फिर भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया हुआ सभी क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दें। चलिए मानसिक मंदता की परिभाषाओं की बात अभी हमने की। अब इसके बाद आगे बात करते हैं तो मानसिक मंदता के बारे में ट्रेडगोल्ड ने बताया भाई मानसिक दुर्बलता एक प्रकार की मात्रा की अपूर्ण मानसिक विकास की स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति निरीक्षण, नियंत्रण या बाह्य प्रश्न आशय से मुक्त अपना अस्तित्व बनाए रखने से दृष्टि से अपने आप को सहयोगियों के साथ सामान्य परिवेश में अनुकूलित करने में असमर्थ पाता है। वही आपकी मानसिक जो है आपकी मंदता कहलाती है।
क्रोक्रो ने कहा भाई जिन बालकों में बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बुद्धि लब्धि 70 से कम होगी तो ये क्रोक्रो ने कहा कि भाई तब जो है बालक मंदबुद्धि बालक होगा। चलिए आगे देखते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लक्षण, आखिर मंदबुद्धि बालकों के कौन कौन से लक्षण होते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। मंदबुद्धि बालकों के अंदर लक्षण की बात की जाए तो मंदबुद्धि बालकों को सीखने की गति धीमी होती है। सामान्य बालकों की अपेक्षा ये कम गति से जो है सीखते हैं। मंदबुद्धि बालक जो होते हैं अमूर्त चिंतन का नितांत अभाव होता है। यह जो है समस्या के बारे में अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, न ही पिछले अनुभवों के आधार पर प्रत्यक्षीकरण ही कर पाते हैं। साथ ही साथ मानसिक शक्तियों का विकास मंद बुद्धि बालकों में बहुत कम होता है। मंद बुद्धि बालक दूसरों के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और दूसरों के सुझाव पर वह तुरंत कोई भी सुझाव उनका हो वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। मंदबुद्धि बालक प्राप्त अनुभवों को किसी अन्य स्थिति में प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ मंदबुद्धि बालकों में या तो समायोजन की क्षमता ही नहीं होती है या तो उनमें समायोजन की क्षमता बहुत कम होती है। चलिए आगे बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का क्या क्या स्वरूप है उनमें बात करेंगे। तो मंदबुद्धि बालकों को कक्षा में 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि और मानसिक शक्तियों के अनुसार 1 वर्ष का समय उनके लिए बहुत कम पड़ता है। वह प्रत्येक विषय के समझने में बहुत अधिक समय लेते हैं, अध्ययन में पिछड़ जाते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मंदबुद्धि बालकों को एक कक्षा में 2 वर्ष का समय रखना हितकारी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में प्रेरणा समाप्त हो जाएगी और बिना कारण समय और धन की बर्बादी होगी। ये मानना है मनोवैज्ञानिकों का। चलिए आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। तो मंदबुद्धि बालकों को स्वयं अपने शिक्षण के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मंदबुद्धि बालक को व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि इन बालकों को स्वयं अपनी देखभाल करने की दिशा में प्रेरित या प्रशिक्षित किया जाए तो बालक निश्चित ही पिछड़ेपन को दूर करने में स्वयं ही सहायता कर सकेंगे। ऐसे बालक के साथ माता पिता, संगी साथी, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा सहानुभूति प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि लब्धि कम होने के कारण ऐसे बालक सहानुभूत व्यवहार किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं तो मंदबुद्धि बालकों के लिए सामाजिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक कार्यों, खेलकूद आदि में भाग लेने वाले प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पर्यटन के माध्यम से इन्हें स्थूल ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हें सामान्य बालकों की कक्षाओं में बैठाकर शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को छोटे उद्योग धंधे सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वयं अपनी रोजी रोटी कमाने की योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सब कार्य योग्य शिक्षक एवं प्रशिक्षक ही करा सकता है। तो इस प्रकार से जो है मंदबुद्धि बालकों की जो है बुद्धि लब्धि को आगे बढ़ाया जा सकता है। मानसिक रूप से मंद बालक की समस्या रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उसे हम लोग समझते हैं। तो मानसिक बुद्धि से जो समायोजन संबंधी समस्याएं हैं वो हो सकती हैं परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, इसके बाद है समाज में समायोजन और इसके बाद आपका है मानसिक मंदिता रोकथाम संबंधी उपाय। ये आपकी जो है समस्याएं हो सकती हैं जो कि समायोजन से संबंधित हो सकती हैं। तो इन सभी में विद्यालय में समायोजन और समाज में समायोजन और परिवार में समायोजन रहना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मानसिक मंदिता के रोकथाम संबंधी उपाय। तो क्या रोकथाम संबंधी उपाय हो सकते हैं? वो आपका हो सकता है कि जल्दी पहचानना या खोजना, मतलब जितने भी मंदबुद्धि जो भी मानसिक रूप से मंद बालक हैं उनकी पहचान करना और उन्हें खोज कर अलग करना, साथ ही साथ जननिक निर्देशन करना और उन्हें जो है जानकारी प्रदान करना, जैसे जर्मन खसरा, टिटेनिस भयंकर बीमारियों के लिए आरक्षित आवश्यकता अनुसार टीके लगवाना, PKU के आहार चिकित्सा द्वारा मानसिक मंदिता हो सकती है। मतलब सारी चीज़ की देखभाल करना,
मतलब बीमारियों से उनको की देख रेख करना, समाज से उनकी देख रेख करना। गर्भवती महिला के लिए शराब, तंबाकू, कोकीन, अन्य नशीली दवाओं का प्रयोग जो है वर्जित होना चाहिए, नहीं तो बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से अपंग हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मानसिक मंद बालकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। उनकी विशेषताएं में हो सकती है मानसिक अयोग्यता से पीड़ित रहना, बुद्धि लब्धि औसत बच्चों में कम होना, संवेगात्मक अस्थिरता का विकास होना, सूक्ष्म चिंतन न कर पाना, शैक्षिक उपलब्धि बहुत कमजोर होना, सामाजिक व्यवस्था कुशलता का अभाव होना, अधिगम अक्षमताओं का शिकार होना, असंवेदनशील हो जाना, पढ़ाई लिखाई में पिछड़े रहना, याददाश्त की कमी, असावधान और अस्थिर रहना, साथ ही साथ कक्षा में ठीक से ध्यान नहीं देना, तुरंत तिरस्कार करने की लालायित रहना, सफलता में भयभीत रहना, आंगिक शारीरिक अभाव रहना, साथ ही साथ एकाग्रता की कमी और शिक्षक की अवहेलना ये आपकी हो सकते हैं। ये आपकी जो है विशेषताएं हो सकती हैं मानसिक मंद बालकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इनकी श्रेणी है वो आपकी अल्प मानसिक मंदता हो सकती है, मध्यस्थ मानसिक मंदता हो सकती है, गंभीर मानसिक मंदता हो सकती है या तो अति गंभीर मानसिक मंदता हो सकती है। अल्प मानसिक मंदता की बात करते हैं तो 50 से 70 बुद्धि लब्धि जो डेसिबल की बुद्धि लब्धि होती है वो अल्प मानसिक मंदता कहलाती है। हम उम्र बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखना, दैनिक कार्य में धीमापन, जल्दी इनकी पहचान नहीं हो पाती है, दक्षता लब्धि में आकलन के क्रम इनकी पहचान होना। इनके लक्षण है मध्यम में आपके 35 से 50, सुस्त रहना, देर से चलना उठना बैठना, किसी कार्य को सीखना या अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता, ये सारे हो सकते हैं आपके। आप देख लीजिए गंभीर वाले जो होते हैं वो 20 से 35 डेसिबल, मध्यम वाले 35 से 50 और अति गंभीर जो हैं वो 20 से कम होते हैं। उनकी पहचान के लिए लक्षण आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अगर गंभीर की बात की जाए तो दैनिक जीवन की गतिविधियां पूरा करने में और दूसरों पर निर्भर रहना, चलने फिरने खाने पीने में दिक्कत होना, दैनिक कार्यों को पूरा न कर पाना, गति कौशल में कमी, ये सारे जो हैं लक्षण हो सकते हैं अति गंभीर और गंभीर के।